हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स। मोल कॉन्सेप्ट में हम स्टोइकियोमेट्री की बात कर चुके थे। कंसंट्रेशन टर्म्स हमने स्टार्ट किया था लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, और सॉल्यूशंस में हमने डिफाइन कर भी दिए थे परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। So let us take the next concentration term. तीन तो हो गए थे, fourth. Let us take fourth. The fourth concentration term molarity. तो molarity of solution. Molarity of solution is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liter। देखो यूनिट का ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यूनिट क्या हो गई इसकी? यूनिट हो गई मोल पर लीटर, और कई बार इसे बहुत कॉमनली बोलते हैं मोलर, मोल पर लीटर और मोलर, इस तरीके से बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को दो भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं, W/W टर्म एंड W/V टर्म। पर्पस भी पता था, पर्पस क्या था? टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में बता पाना। जरा यहाँ देखना, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो यहाँ तो मास नहीं है सर। मोल्स को मास ही मान सकते हो। कैसे? आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मोलर मास तो कांस्टेंट हुआ, तो मोल्स को मास को ही रिप्रेजेंट करता हुआ मान सकते हैं। तो अगर मोल्स हैं तो उसे मास का रिप्रेजेंटेशन ही ले सकते हैं। और नीचे आ रहा है वॉल्यूम, तो ऊपर तो हमने मोल्स को मास का रिप्रेजेंटेशन मान लिया और नीचे वॉल्यूम है ही, तो कौन सा टर्म? W/W या W/V? सो इट इज W/V टर्म। तो ये एक W/V टर्म है। ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम आ गया है तो इट विल बिकम टेम्परेचर डिपेंडेंट, सो यू विल से इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड दिस इज अ यूनिट। अच्छा, कई बार ये फॉर्मूला जरूर याद रखें, याद होते भी हैं आपको, बट प्रॉपरली अप्लाई करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा लिख के आता है, जैसे मोलर सॉल्यूशन, अगर कहीं ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई हो, मोलर सॉल्यूशन का मतलब 1 मोल, 1 m, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मोलैरिटी को, और 1 मोलर, इस तरीके से। कहीं ऐसा लिखा हो सेंटीमोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब 0.01 m। कहीं लिखा हो डेसीमोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब होता है 0.0 डेसीमोलर, 0.1 मोलर सॉल्यूशन। कहीं लिखा हुआ मिलीमोलर सॉल्यूशन, तो उसका मीनिंग क्या होगा? 0.001 मोलर सॉल्यूशन। तो ये टर्म भी याद रखें, कभी कभी क्वेश्चंस में यूज आते हैं। तो व्हाट इज इट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये कहलाएगा मोलैरिटी। ऐसे ही नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी, डिफाइन करेंगे फिफ्थ। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म बहुत कॉमनली यूज होता है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी स्मॉल m इसके लिए सिंबल यूज करते हैं, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अच्छा, ध्यान देना, बड़ा सावधान, एक तो kg में लेना है, और वो मास किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का। ये दो की टर्म्स हैं, इसमें गड़बड़ ना हो पाए। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब वापस वही बात कि आप टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे बताओगे? आप बताओ, ऊपर मोल्स हैं, मोल रिप्रेजेंट्स व्हाट? मास, और नीचे भी मास है, तो क्या हो गया ये? W/W टर्म।
ऑब्वियसली यू विल से इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, इसको हटा लो यहीं, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी और मोलल, 1 मोलल, 2 मोलल, 3 मोलल, 0.1 मोलल, क्या यूज करेंगे, मोलल। और यहां क्या यूज कर रहे थे, मोलर। मोलर मतलब मोलरिटी की बात कर रहे हैं, मोलल मतलब मोलैलिटी की बात कर रहे हैं। और मोलैलिटी में ऊपर मोल्स हैं सॉल्यूट के और नीचे मास है केजी में सॉल्वेंट का। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और W/W टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अच्छा, यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट्स आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट। क्या पॉइंट्स होंगे, पहला पॉइंट तो देखो ये होगा कि एक ही सॉल्यूशन के लिए हम कई कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। मान लो एक बॉटल के अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, NaOH का सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। आप चाहो तो उसके लिए मोलैरिटी डिफाइन कर दो, चाहो तो मोलैलिटी डिफाइन कर दो, मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर दो, परसेंटेज W/W डिफाइन कर दो, या परसेंटेज W/V डिफाइन कर दो। कोई सा भी कंसंट्रेशन टर्म उसके लिए डिफाइन किया जा सकता है। तो कई बार हम एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स में बदलते हैं। तो जब बदलते हैं तो कई बार डेंसिटी की जरूरत पड़ती है और कई बार सॉल्यूशन की डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। तो कब डेंसिटी की जरूरत पड़ती है और कब नहीं पड़ती, उसके लिए गाइडलाइन क्या है। आपने सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को W/W या W/V में डिवाइड किया है। अगर W/W को किसी दूसरे कंसंट्रेशन टर्म W/W में कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर आपको डेंसिटी नहीं चाहिए। सिमिलरली अगर W/V टर्म को किसी W और W/V टर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, आपको डेंसिटी नहीं चाहिए। बट यदि आप W/W टर्म को W/V टर्म में कन्वर्ट करोगे तो यू नीड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कितना बढ़िया पॉइंट है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 स्टार रेटेड पॉइंट। लिखो एज ए नोट। मैं इसको साफ करने वाला हूं, पहले एक बार नोट कर लो, इसको लिख लें इसको। क्या पॉइंट, तो लिखो ऐसे नोट करके। 2 पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 1, व्हाट टू कन्वर्ट ए W/W टर्म इनटू अ W/V टर्म, V एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्स, we need density of solution। अब चाहिए हमें W/W को W/V में कन्वर्ट करें और वाइस वर्स, we need density of solution। बट अब मैं लिखवा नहीं रहा, आप समझ जाओ। W/W को another W/W में कन्वर्ट करें और W/V को another W/V में कन्वर्ट करें, हमें डेंसिटी नहीं चाहिए। तो टू कन्वर्ट ए W/W टर्म इनटू ए W/V टर्म एंड वाइस वर्सा वी नीड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये शब्द आपने सुना हुआ है, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। थर्मोडायनेमिक्स में जब पढ़ते हैं 11वीं क्लास में, NCERT में है, तो वहां पर प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करते हैं 2 तरीके से, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव वो जो अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी हुआ, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, ये सब अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते। तो ऐसे ही कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मीनिंग क्या है बताऊंगा, पहले लिख लो, जरा लिखियो। ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो इसका मतलब क्या है, सभी कंसंट्रेशन टर्म्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो ये बीकर भरा सॉल्यूशन है, ये ले लो, ये रहा,
ये भी, एक मिनट, मान लो ये H2SO4 का नहीं, ये H2SO4 है, कुछ और लो, मान लो ये किसका लूँ, सारे तो केमिकल बन जाएंगे, चलो छोड़ा हटाओ, एसिडिक एसिड लेते हैं, वो फिर भी ठीक है। मान लो ये एसिडिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी 1m है, पूरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोल पर लीटर है। आप इस सॉल्यूशन में से 1 चम्मच सॉल्यूशन निकालो, ये रहा चम्मच में, ये रहा चम्मच, इस चम्मच में जो थोड़ा सा सॉल्यूशन है ना, उसकी भी मोलैरिटी 1m ही होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो भरा बीकर का जो सॉल्यूशन है उसमें से अगर छोटा सैंपल पिक कर लो तो मोलैरिटी वुड बी सेम इन बोथ, मोलैरिटी वुड बी सेम इन बोथ, कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखें, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इसका यूज क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा। तो बोथ ऑफ द पॉइंट्स वर इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। तो टू कन्वर्ट a W by W term into a W by V term and vice versa, we need density of solution। हमने कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली अब तक? परसेंट W by W, परसेंट W by V, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी, मोलैलिटी। अब बारी मोल फ्रैक्शन की, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। तो डिफाइन करेंगे मोल फ्रैक्शन, तो लिखो हेडिंग मोल फ्रैक्शन, ये नोट कर लो, मैं तब लिखूंगा। कौन सा नंबर? 6th, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सिंबल यूज करते हैं चाई, इट इज रेड एज चाई, चाय नहीं, चाय नहीं, चाई। अरे जैसे फाई होता है, साई होता है, फाई, साई, ऐसी चाई, दिस इज साई, दिस इज फाई, पी साइलेंट है, साई, फाई, चाई। एक्स मान लो एक्स जैसा दिखता है, भाई एक्स का ये जो लाइन है ये थोड़ी टेढ़ी कर देते हैं, तो बस ये हो गया चाई, एक्स ही मान लो, हटाओ। तो मोल फ्रैक्शन चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? मोल्स का रेशियो है ये। कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो दो कंपोनेंट है A प्लस बी, इनमें से कोई सॉल्यूट है, कोई सॉल्वेंट है। मान लो इसके मोल्स Na हैं, इसके मोल्स Nb हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, एंड टोटल मोल्स मतलब मान लो A और B हैं तो Na प्लस Nb। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी Nb अपॉन टोटल मोल्स, Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये है मोल फ्रैक्शन। अल्टीमेटली मोल फ्रैक्शन, ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, तो ऊपर भी मास का रिप्रेजेंटेशन है, नीचे भी मास का रिप्रेजेंटेशन है, W बाई W कह सकते हैं, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो बोल दो W बाई W टर्म। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अच्छा, डायमेंशनलेस, नो यूनिट, डायमेंशनलेस फ्रैक्शन है ये मोल्स का, तो इसकी कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होती, मोल फ्रैक्शन। अब ये बात तो क्लियर है, अगर एक्स से एक्स भी या चाहिए चाई भी जोड़ दो तो दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, बस बहुत सारे कंपोनेंट्स हो तो मोल फ्रैक्शंस का जो सम है इन द गिवन फेज इज इक्वल टू 1। तो ये स्टेटमेंट जरूर याद रखें, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स in a given phase is equal to 1. तो summation of the mole fraction of all the components in the given phase is equal to 1. इसे बोलते हैं हम
मोल फ्रैक्शन भी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोल्स का रेशियो है। एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व क्वेश्चन। W/W टर्म है, W/W और W/V डिवाइड करने का सबसे दो मेन पर्पस हो गए, बता सकते हो क्या? बोलो क्या? W/W और W/V में डिवाइड करने के दो मेन पर्पस है। नंबर एक, पता लगाना कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। नंबर दो, कि किसी एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, ये बात हमें इन पॉइंट्स से मालूम पड़ जाता है। तो ये थे वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स। हालांकि एक आध कंसंट्रेशन टर्म वो भी यूज होता है, वो सब समझते हैं। जैसे परसेंटेज 100 पे डिफाइन होता है, ppm पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन 10⁶ पे डिफाइन होता है, ppb पार्ट्स पर बिलियन 10⁹ पे डिफाइन होता है। तो एक काम करें, उसको भी लिख लो यहां पर। ये मैं हटा रहा हूं, आप एक बार देख लो इसको। जैसे हम बात कर रहे थे नेक्स्ट पार्ट्स ppm और पार्ट्स पर मिलियन। डिफाइन कर लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। परसेंटेज के लिए 100 लेते हैं 100, और पर मिलियन अगर डिफाइन कर रहे हैं ppm तो 10⁶। W/W टर्म है अकॉर्डिंगली। एक होता है ppb पार्ट्स पर बिलियन। तो गाइस देखो, पार्ट्स पर बिलियन में ऊपर आ जाएगा, आप ही बताओ अब, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solution into 10⁹. So like that you can define. तो ये अच्छा, ये यूज कब आते हैं? स्पेशली यूज्ड फॉर एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन। प्रॉपर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बार आप न्यूज़ में सुनते हो कि अहमदाबाद सिटी, जयपुर सिटी, दिल्ली के ऊपर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, वो 5 ppm है, 10 ppm है, इस तरह की न्यूज़ सुनते हो ना। ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, मान लो जिसका साइज़ 2.5 कुछ होती है यूनिट उनकी, तो वो इतने ppm हैं, इससे इतना से ज़्यादा है, तो ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ दैट इज क्वाइट स्मॉल इन द गिवन मीडियम। तो ये टर्म जनरली जब यूज होते हैं जब सॉल्यूशन बहुत एक्सट्रीमली डाइल्यूट हो। हालांकि एक और कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। बट नॉर्मेलिटी वी विल यूज इन द अनदर चैप्टर। कौन? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। वहां पर इसको यूज करेंगे जहां पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की बात करेंगे, यहां नहीं करेंगे, इस चैप्टर में हमें नहीं चाहिए, उसके लिए अलग चैप्टर है। तो ये थे वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स। नाउ लेट अस टेक अप सम क्वेश्चंस ऑन देम। इसको नोट कर लो, फिर कुछ सवाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ऐसा हो कि मान लो ऐसा कह दें कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन, मान लो ऐसे बोल दें 1 लीटर ऑफ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन of density 1.1 gram per ml. Find
बड़ा सीधा सा सवाल है बट केयरफुली सॉल्व करने हैं, सीधा भले ही है। परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज W बाई V, मोलैरिटी। मान लो ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व। तो देखो क्वेश्चंस को, आसान सवाल है। क्या दिया हुआ है? 30 ग्राम ऑफ यूरिया। अच्छा, यूरिया का फॉर्मूला जरूर याद रखें। जैसे मैं सॉल्व करूं यहां पर, तो यूरिया मतलब NH2CO NH2, ये है यूरिया। और मोलर मास कितना है इसका? मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, यही है ना, राइट? जरा पहले पार्ट पे आना। परसेंटेज W बाई W, क्या चाहिए ऊपर? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट तो यही है 30 ग्राम, अपॉन नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, वाटर 1 लीटर है तो वॉल्यूम दिया हुआ है, बट आपको तो पता है, याद रखना है क्वेश्चन में, अगर वाटर के लिए डेंसिटी ना दी हुई हो क्वेश्चन के अंदर, तो क्या मान के चलना है? 1 ग्राम पर ml। तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml माननी है, 1 ग्राम पर ml डेंसिटी वाटर की। अगर क्वेश्चन में ना दी हुई हो, 1 ग्राम पर ml वाटर की डेंसिटी हो गई, तो 1000 ml हो गया, तो 1000 ग्राम ही हो गया। तो मास ऑफ वाटर इज 1000 ग्राम। तो 30 ग्राम सॉल्यूट का मास प्लस टोटल मास चाहिए ना हमें तो नीचे, और वाटर का मास कितना, सॉल्वेंट का मास कितना? 1000 ग्राम। बस ये मास का रेशियो इंटू 100। तो जरा सॉल्व करोगे तो 30 इंटू 100 अपॉन 1030, तो बस यहां से 300 अपॉन 103%। अब बाकी का आप सॉल्व करना। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। कैलकुलेशंस आप स्वयं किया करें। जरा सेकंड पाइयो, जरा क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज W बाई V इज इक्वल टू, ऊपर क्या चाहिए? मास ऑफ द सॉल्यूट कितना? 30। नीचे क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम कैसे पता चले? पता नहीं है तो कर लो पता। डेंसिटी दी हुई है फाइनल सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन डेंसिटी। टोटल मास कितना था? 30 प्लस 1000। दिमाग लगाओ, टोटल मास इतना अपॉन डेंसिटी कितनी? 1.1। आ गया वॉल्यूम, बट ये तो ml में आया, हमें चाहिए लीटर में, इंटू 1000। नीचे 1000 से डिवाइड भी करेंगे तो ये आ गया लीटर में। और ये तो क्या था? परसेंटेज था। नहीं, लीटर चाहिए ही नहीं था हमें, तो क्या चाहिए था? वॉल्यूम चाहिए था, ml में चाहिए था। सॉरी, बिल्कुल ठीक बात, ये रहा। हाँ, अब ठीक है। तो 30 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, यही तो परिभाषा थी, इंटू 100। 100 से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 1030। तो 300, तो ये 1.1 वाला टर्म ऊपर और आ जाएगा। तो 300 अपॉन 103 इंटू 1.1, तो वैल्यू आ गई 330 अपॉन 103%। यही आंसर है फॉर द सेकंड पार्ट। जरा तीसरा पार्ट देखना, क्या चाहिए? मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कितने? मास अपॉन मोलर मास, 60 से डिवाइड कर दो 30 को, 0.5 मोल सॉल्यूट के, यूरिया के, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। आ गया ना वॉल्यूम, अभी अभी आया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 1030 अपॉन 1.1, 1000 से अब डिवाइड करो लीटर के लिए। अच्छा, जरूरी नहीं है मेरी कैलकुलेशन देखो आप तो क्वेश्चन देख करके रफ पेपर, रफ कॉपी रखो अपने साथ में और बस खुद सॉल्व करो। कैलकुलेशन किसी की नहीं देखते, कैलकुलेशन तो अपनी स्वयं करनी होती है आपको। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से आ जाएगा, मान लो एक जीरो से एक जीरो चला गया, और ये हो गया 110.55 अपॉन 103 m मोल पर लीटर। सो दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन एक बार स्वयं चेक कर लेंगे। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चंस लेंगे, एक बार इसको नोट कर लो आप। इसको हटा देते हैं।
टेक अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल इस बार स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व करें, आसान क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन मान लो ऐसे कह दिया जाए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH is rated as 1 molar if density of solution is 1.1 gram per ml. Find first molality, second मान लो परसेंटेज W/V। मान लो ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर, और एसिटिक एसिड सॉल्यूट है, इसकी 1 रेट किया गया है इसको 1 मोलर, 1 मोल पर लीटर है उसमें कंसंट्रेशन। डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.1 ग्राम पर ml है, तो बताओ मोलैलिटी कितनी, परसेंटेज W/V। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, अब जरा ध्यान से देखो, 1 मोलर है मतलब 1 मोल पर लीटर। तो एक काम करो, 1 लीटर मान लो सॉल्यूशन को। सर आपने 1 लीटर कैसे मान लिया, कहाँ दिया 1 लीटर? अरे कंसंट्रेशन टर्म्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, कितनी अमाउंट मान लो कोई प्रभाव ना पड़ रहा। अगर 1 लीटर मान लोगे तो 1 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट है, अगर 10 लीटर मान लोगे तो 10 मोल सॉल्यूट हो जाएंगे। रेशियो वुड रिमेन सेम, कंसंट्रेशन टर्म्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आप मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन मान लिया, तो उसके अंदर 1 मोल कौन डूबा हुआ है, CH3COH। 1 मोल CH3COH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब बस सॉल्व कर लो, सब कुछ तो पता है। 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब 1000 ml, डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर 1.1 ग्राम पर ml डेंसिटी है। तो बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, 1100 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर, तो ये क्या हो गया, टोटल सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा दो, तो 1100 ग्राम माइनस सॉल्यूट कितना है, 1 मोल है, तो 1 मोल एसिटिक एसिड मतलब 60 ग्राम, मोलर मास 60, 1040 ग्राम। यही आ गया ना। आपने क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया, आपने क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया, सब कुछ खोल कर तैयार रख दिया। देखो ये जिगर है, ये गुर्दा है, ये इसका दिल है, सब कुछ मास सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम, सब कुछ सामने रख दिया आपने। अब जो चाहिए वो यूज कर लो, फॉर्मूले आपके सामने हैं। जरा पहले पार्ट पे आइयो, मोलैलिटी। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो 1 मोल है ना, अपॉन क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, कितना 1040, मगर केजी में चाहिए तो 1.04 केजी। तो बस यही आंसर 1.04 मोलल, ऐसे बोल दो, यही आंसर हुआ, हो गया बस, दैट्स इट। एंड द सेकंड वन, नाउ सेकंड वन में हमें करना था फाइंड आउट परसेंटेज W/V। परिभाषा का जरूर ध्यान रखना, W/V मास ऑफ सॉल्यूट 1 मोल है तो 60 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml वो 1 लीटर ही तो है, 1000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 6%, 6% W/V इज द आंसर। यही हुआ बस, 6% W/V, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन इसका आपके सामने है। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन करने होते हैं। वी विल टेक मोर क्वेश्चंस। आप पहले एक बार नोट कर लो, तो फिर मैं इसे हटा देता हूं।
वेल गोइंग फॉरवर्ड और लिखो क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसा कह दिया जाए, जैसे ऐसे बोल दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 in benzene is 0.2. Find molality of solution। मान लो ये एक आसान सा सिंपल सा एक सवाल है। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन 0.2 है, तो बताओ मोलैलिटी क्या है। अच्छा, क्वेश्चन ने डेंसिटी दी नहीं, क्वेश्चन ने डेंसिटी दी नहीं, टेंशन मतलब सीख चुके हो आप। आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, W/W, और मोलैलिटी भी क्या है, W/W। डेंसिटी चाहिए क्या, ना चाहिए, ना चाहिए डेंसिटी। डेंसिटी कब चाहिए होती है, व्हेन W/W इज कन्वर्टेड इनटू W/V एंड वाइस वर्सा। बट यदि एक W/W को दूसरे W/W में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेंसिटी कहीं से कहीं तक ना चाहिए हमें। आ रही बात समझ में? थोड़ा ध्यान देंगे इन बातों का। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब ऐसे में मोल फ्रैक्शन का मतलब 0.2 है I2 का, तो मान लो टोटल मोल 1 है। कुछ भी मान सकते हो सर, टोटल मोल 1 ही क्यों मान लिया आपने? अरे 10 मान लो, 50 मान लो, X मान लो, कुछ भी मान लो। ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सीखो अब ये स्मार्ट तरीके। नाउ यू आर द स्मार्ट स्मार्टली प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एग्जाम। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो एक मन में शांति रहती है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मान लो 1 ले लिए, और 1 मोल में 0.2 मोल किसके हो गए, I2 के। तो फिर ऑब्वियसली 0.8 मोल किसके हो गए, बेंजीन के। बेंजीन सॉल्वेंट है यहां पर, तो बस सॉल्व कर लो यहां पर। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैलिटी क्या होता है भैया, बतलाइयो तो। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 0.2 मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 0.8 मोल्स इनटू बेंजीन का मोलर मास 12 × 72 और 6 78 78। मैं तो ऐसे ही गुणा करता हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ ना, इसलिए आप अंग्रेजी मीडियम में हो सब, तो आप वैसे कर लेना अपना 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, उस टाइप से। मैं तो 2 दूनी 4 ही करता हूँ, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल था, उसमें मारते बहुत थे यार गुरुजी ना, बहुत ही मारते थे यार, बट हम सीख भी जाते थे। गणित वाले गुरुजी थे हमारे, हमें याद है, अब तो स्वर्ग सिधार गए। वो जब ही बहुत ओल्ड थे, बट पता नहीं वैसे ओल्ड थे, मगर हाथों में बहुत जान थी उनके, क्योंकि जब पढ़ते ना तड़ा तो याद आ जाती थी, अभी भी याद आ जाती है हमें। तो विशंबर नाथ बिश्नोई हमारे स्कूल में गणित पढ़ाते थे। हमारे गुरुजी बोलते थे, जब भी दिखते थे तो सबसे पहले हम उनके चरण स्पर्श करते थे। मतलब वो एक नॉर्म था, नॉर्म। गुरुजी चरण स्पर्श, 5 मिनट बाद फिर दोबारा गुरुजी मिल गए ना, फिर चरण स्पर्श, वो करना ही होता था। अच्छा, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो हम क्योंकि घर पे भी जैसे पिताजी के पाँव छूते थे, माताजी के पाँव छूते हैं, तो वो अपब्रिंगिंग में था वो। अब थोड़ा कम हो गया ये सब, अब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग चलता है, बट ठीक है, इट्स ओके। रेस्पेक्ट मन में होनी चाहिए। तो वो गुरुजी जो थे ना, मारते बहुत थे। तो वो हमें याद है, वो 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में पहाड़े सुनते थे खूब, आर्बिटली 19 सत्ते। अब बताओ 19 सत्ते कितने, और नहीं पता, तड़ा और तो और 17 नम्मा मतलब 17 × 9, वो ऐसे पूछते थे। और नहीं तो फिर खूब टकाटक, मतलब पूरा एकदम आपका जंग लगा हुआ होगा ना खोपड़ी में, सब साफ हो जाता था। अगले दिन बिल्कुल पक्के तैयार मिलते थे पहाड़े हमें। पहाड़े मतलब टेबल्स। हालांकि पढ़ाते बहुत अच्छा थे,
बट रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं थी। हम कभी ऐसा नहीं कि वो मारते थे तो हम रेस्पेक्ट कम करते हों, पिटते तो हम घर पे भी थे। पिटना हमें कोई मतलब बचपन में, मैं आपको बात बताऊं, अब तो बच्चे कुछ नहीं पिटते, अब तो डांट भी दो बच्चों को तो बच्चे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। हमें पिटने से कोई टेंशन थी नहीं। मतलब पिटना तो हमें ऐसा लगता था कि दिन में कोई ना कोई तो हाथ साफ करेगा, चाहे वो बड़े भाई साहब हों चाहे पापा जी हों। मम्मी नहीं मारती थी, मम्मी तो मम्मी होती है यार, तो उनकी तो कहने क्या है। या फिर गुरुजी मारते थे। तो हमें पिटना तो मतलब हमारे दिनचर्या का पार्ट था। जैसे ब्रश करते हैं ना तो एक आध बार तो सुतेंगे, वो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो मतलब पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग था हमारे। मगर रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं थी हमारे पेरेंट्स के लिए, बड़े भाइयों के लिए, कजिन्स के लिए। कज़न भी हाथ साफ कर देते थे, तो वो तो ठीक है। गांव का माहौल थोड़ा सा अभी भी ऐसा ही है काफ़ी कुछ। शहर में काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो सम ऑफ यू might be belonging from the villages or village background like me, तो हो सकता है they could be able to relate। अगर कोई रिलेट कर पा रहा हो तो मुझे एक बार कमेंट्स लिख के भी भेजना कि हाँ सर हम भी पिट लेते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, बात तो हम ये कर रहे थे। और तो और एक और गुरुजी थे हमारे, बाबूलाल यादव जी, वो हैं अभी भी। मैं जाता हूँ अपने घर यूपी में, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली से 150 किलोमीटर्स। आई डोंट नो इफ समवन इज फ्रॉम दैट प्लेस। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी जगह है, टाउन है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज दैट माई टाउन। मेरा गाँव, मेरा देश, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। मैं जयपुर में रहता हूँ पिछले काफ़ी सालों से, कोटा में रहा। कोटा में मैंने पढ़ाया करीब 11-12 साल, यहाँ जयपुर में 4-5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। शहर हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। अब तो मैं राजस्थानी हो गया हूँ, इतने 15-16 सालों से रह रहा हूँ। बट फिर भी जब मैं अपने गांव जाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मेरा गांव, मेरा देश, इस हैप्पीनेस देखो, अबे देख हैप्पीनेस, ये होती है हैप्पीनेस। तो खैर, आई एम चार्ज्ड, आई एम एनर्जेटिक नाउ, आई टीच नाउ। गाँव की बात आ गई ना, कोरोना के चक्कर में मैं पिछले 3-4 महीनों से जा नहीं पाया। खैर वापस आओ। अरे हम बात बीच में रह गई है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि टाइम वेस्ट हो रहा है? देखो यार, मैं तो पढ़ाऊंगा तो पढ़ाते ही चला जाऊंगा, सिलेबस तो कर देंगे, उसकी टेंशन मत लो तुम, वो तो सब हो जाएगा। पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसे ही नहीं हवा में नहीं उड़ाएंगे। बट बीच बीच में बात कर लो तो भाई हमें भी तो थोड़ा सा एनर्जी चाहिए होती है। कभी कभी हम भी बोर हो जाते हैं इन सबसे। तुम ही ना बोर होते हो, हम भी हो जाए हैं। तो वो बाबूलाल यादव जी थे, अब वो इंग्लिश पढ़ाते थे। अब इंग्लिश में तो हाथ वैसे ही बहुत तंग होता है हमारा। ये जो यूपी वाले हैं, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये 4 स्टेट का हाथ थोड़ा तंग होता है अंग्रेजी में, और हिंदी मीडियम के और। तो वो इंग्लिश पढ़ाते थे, अब कुछ समझ में नहीं आता था। वो भी बहुत मारते थे, बट उनका मारने का, पीटने का पैटर्न अलग था। कोई तो हाथ रमा करता था, हाथ साफ करता था, तो कोई संटियों से सूखता था। संटी समझते हो? संटी मतलब पेड़ की पतली डंडियां, स्टिक्स। अब वो पता क्या कहते थे? देखो सामने पेड़ दिख रहा है ना शीशम का, जा उस पर से 2 संटियां तोड़ के ला। अब आप जा रहे हो, गुरुजी का आदेश है, टाल तो सकते नहीं, कोई ना कोई गलती करी होगी तभी वो आदेश मिला है आपको। आप जा रहे हो, जाते हो, और आपको पता है खुद ये संटी टूटेगी, मैं ये संटियां पेड़ से तोड़ूंगा, फिर ये मुझ पर टूटेंगी। अब सोच के देखो उस इंसान की व्यथा क्या होगी जो खुद ही पेड़ से संटी तोड़ने जा रहा है और वही संटियां उस पर टूटेंगी। अच्छा, चालाकी नहीं बरत सकते? तुम सोचो, अरे ये तो सर को ध्यान नहीं आया, सर इतने चालाक नहीं थे, मैं होता ना तो पतली वाली तोड़ कर लाता। बहुत बेटा ऐसा ना है, पतली वाली अगर बहुत पतली सी ले आए ना तोड़ करके, तो वो तो टूटेंगी, अगली बार 2 की 4 हो जाएंगी। ढंग की 4 तोड़ के ला। अच्छा, हमें इन सब से भी प्रॉब्लम नहीं थी।
देखो प्रॉब्लम तो मन में होती है, अगर आप समस्याएं ढूंढोगे तो समस्याओं का तो अंबार है पूरी दुनिया में, और यदि पीस ऑफ माइंड के साथ, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करोगे तो ये सब भी आपको आसान लगेगा, एनर्जेटिक लगोगे। ज़्यादा कंपैरिजन किसी से करना नहीं चाहिए, अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई में कोई कमी मत रखो, थिंग्स विल बी वेरी गुड। बाबूलाल यादव जी जो हैं बहुत बूढ़े हो गए, कई बार मेमोरी लॉस भी है उनको अब, बट मैं जाता हूँ तो उनके चरण स्पर्श जरूर करता हूँ। अब या तो यूँ मेरे संस्कार कह लो क्योंकि हम बचपन से उसी तरीके से ग्रो अप हुए हैं, या फिर कह लो रेस्पेक्ट भी है कि उनकी वजह से आई वॉज द स्कूल टॉपर। पिटने के बाद हमारी एनर्जी, हम भी पिटने के बाद ही ड्राइव होते थे, हम सेल्फ ड्रिवन ना थे। हालांकि बच्चों को सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए। हम कुटते थे तो हम और अच्छा परफॉर्म करते थे। तो अब आप भी कहोगे कि सर जना खैर ठीक है बड़ा, चलो मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.2 मोल अपॉन पॉइंट, हाँ क्या कर रहे थे, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो दैट इज 0.2 मोल्स ऑफ I2 अपन मास ऑफ सॉल्वेंट। बेंजीन का मास 0.8 मोल्स इनटू मोलर मास, आ गया मास ग्राम में आया है, 1000 से डिवाइड करना भूलना मत। मार्कर चेंज कर लेते हैं, सूख गया। हाँ तो 1000 से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आ गई कितनी, जरा देखना तो 200 अपॉन 0.8 इंटू 78, दिस मच मोलैलिटी, मोलल। बस आप खुद कर लेना बाकी कैलकुलेशन, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। सो लाइक दैट यू कैन डू द कैलकुलेशंस। ये था क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोलैलिटी और कन्वर्जन ऑफ द वन कंसंट्रेशन टर्म टू अनदर कंसंट्रेशन टर्म। और क्वेश्चन लेते हैं, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो, जैसे ऐसे कह दी कि 500 ml 1 molar H2SO4 aqueous solution is added into 0.6 mole of zinc powder. Find mass of H2 gas liberated। मान लो ये क्वेश्चन, तो करो क्वेश्चन को सॉल्व। देखो इधर 500 ml 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन को ऐड कर दिया जिंक पाउडर में, और हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो जिंक की रिएक्शन सॉलिड है, जिंक H2SO4 एक्वस है, और ये भी रिएक्शन हो रही है तो बन रहा है ZnSO4 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमने रिएक्शन लिख ली। अब जरा देखना जिंक के मोल्स कितने हैं, 0.6 मोल, और H2SO4 की अमाउंट कितनी है, 500 ml एंड 1 मोलर। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 0.5 लीटर इंटू मोलैरिटी 1.5 मोल। अब ये केस बन गया लिमिटिंग रिएजेंट का। आपने तो पढ़ा है कि अगर दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हों और उनकी अमाउंट दी हुई हो क्वेश्चन में, तो इट बिकम्स द केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो चेक करो लिमिटिंग रिएजेंट, देख के ही मालूम पड़ रहा है कि H2SO4 इज व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, पूरा खर्च हो गया। तो 0.5 मोल, तो प्रोडक्ट की कैलकुलेशन तो इसी के बेसिस पे होनी है, 1 मोल से 1 मोल, तो 0.5 मोल से ये 0.5 मोल ही मिला। तो 0.5 मोल मिला है, तो मास कितना हो गया, इंटू 2, 1 ग्राम H2 गैस इवॉल्व्स। तो मास ऑफ द हाइड्रोजन लिबरेटेड इज 1 ग्राम। यही आंसर है क्वेश्चन का। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। I hope you understand, simple question. So like that questions can be done. तो ये थी कुछ concentration terms। अब बात करते हैं mixing of solutions की। तो लिखो
हेडिंग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस। पहले ये नोट लिख लो तो मैं हटा देता हूं इसको। Mixing of solutions or and dilution of solution. मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे मान लो, अब ये तो क्लियर ही है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई ये कह दे कि 1 मोलर, कैपिटल एम मतलब मोलर, मोल पर लीटर, एल्यूमिनियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या होता है? अब एल्यूमिनियम सल्फेट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। कौन से आयन में? Al3+ एंड सल्फेट आयन। तो बताओ एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? डबल, क्योंकि एक कितना आता है, ये डबल आएगा। तो एक तरीके से मोलैरिटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन कितना हुआ? तो 2 × 1 m Al3+। और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन कितना? तिगना। 1 मोलर है तो सल्फेट आयन 3 गुना होगा, तो 3 × 1 मोलर ऑफ सल्फेट आयन। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Al3+ इन द सॉल्यूशन, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन इन द सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर मान लो कोई बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है और ये 0.1 m है, ये इंडिकेट करता है कि बेरियम आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। जैसे वो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम एक्टिव मास लिखते हैं ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में किसी सब्सटेंस का एक्टिव मास लिखना हो, मोलर कंसंट्रेशन लिखनी हो मोल पर लीटर में, तो आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हो। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो मतलब क्या है? ये बेरियम आयन की कंसंट्रेशन। तो बताओ कितनी होगी ये? 0.1 × 1। क्यों? एक में से एक। BaCl2 में एक बेरियम छुपा हुआ है, एक BaCl2 में एक बेरियम, और एक BaCl2 में 2 क्लोरीन छुपे हुए हैं Cl। तो इसका मतलब 0.1 × 1 m। सिमिलरली क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन लिखनी है तो कितनी लिखोगे बोलो? 0.1 का डबल, दुगना आएगा ना, तो 0.1 × 2, तो 0.2 m। दिस इज 0.1 m। तो लाइक दैट किसी सॉल्यूशन से आने वाली आयनों की जो कंसंट्रेशन है ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हालांकि वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सब बात करेंगे हम आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो इस तरीके से आप ये कंसंट्रेशंस लिखते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। सीधे क्वेश्चंस पे आ जाओ आप। कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस एंड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? वी शैल टेक द क्वेश्चंस डायरेक्टली नाउ। पहले ये बात लिख लो यहां तक की। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, फाइंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन। क्या? A 1 लीटर 0.6 m, मान लो ऐसे ले लो, HCl एक्वस प्लस 2 लीटर 0.2 m, मान लो KOH। ऐसा एक क्वेश्चन ले लिया। बी पार्ट, 100 ml 0.2 m एक्वस H2SO4 प्लस 400 ml 0.05 m, मान लो HCl एक्वस।
एक्वस हैं, एक्वस का मतलब सॉल्वेंट वाटर है और ये आयनों में टूटे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मानते हैं, सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अब फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ ईच आयन बतानी है आफ्टर मिक्सिंग। जरा देखो तो क्वेश्चन को, पहले ए पार्टी लेते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान दिया करो कि अगर दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, पहला सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्सिंग के बाद यदि कोई रिएक्शन हो रही है तो पहला काम रिएक्शन करवाओ। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन नहीं हो रही है तो फिर डायरेक्टली कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लो फॉर ईच आयन। अब जरा ध्यान से देखना, रिएक्शंस को हमें कैसे चेक करना पड़ता है। अब इतना तो पता ही है आपको, 11वीं 12वीं पढ़ा है। एसिड में अगर बेस मिलाओगे तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन कराओ, चेक फॉर द लिमिटिंग रिएजेंट एंड देन सॉल्व क्वेश्चन। अगर कोई सब्सटेंस दो इस तरीके की मिलाए जा रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन हो सकता हो, जैसे AgCl का प्रेसिपिटेशन, जैसे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन, लाइक दैट आएंगे क्वेश्चंस वो भी, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराओ। तो मोस्टली दो तरह की रिएक्शंस इस चैप्टर में आपके सामने आएंगी। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड और बेस आपस में मिक्स किए जाएं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, जब दो आयंस आपस में कंबाइन करके पीपीटी बना लें और कंटेनर की तली में, वेसल की तली में नीचे बैठ जाएं। पीपीटी इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेट इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस होमोजेनियस मिक्सचर। आ गई बात समझ में? जरा अब आओ पहले वाले पे। पहला सॉल्यूशन HCl का है, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा है स्ट्रॉन्ग बेस। ऑब्वियसली रिएक्शन ना रुकेगी, रिएक्शन तो होकर रहेगी। जरा कराइयो रिएक्शन। तो HCl विल रिएक्ट विद KOH, और जब HCl KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो आप तो जानते हो न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट, KCl एक्वस विल फॉर्म प्लस वाटर। अच्छा, वाटर लिक्विड के फॉर्म में, वाटर डज नॉट गिव H प्लस और OH माइनस इन एप्रिशिएबल अमाउंट। वाटर से आने वाला H प्लस और OH माइनस हम इग्नोर करेंगे, वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। यू ऑलरेडी नो इट और यू विल स्टडी इन आयनिक इक्विलिब्रियम। तो HCl और KOH की रिएक्शन कराओ, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, HCl के मोल्स कितने? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.6 इंटू 1, 0.6 मोल। जरा KOH के मोल्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 2 इंटू 0.2, सो दिस इज कितना हो गया ये? 0.4 m मोल। 1:1 स्टाइकियोमेट्री, ये साफ दिखता है। हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट? KOH इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट था, पूरा खर्च हो गया। और जब पूरा खर्च हो गया तो जरा ध्यान दो, 0.4 मोल ये खर्च, 1 मोल से ये 1 मोल खर्च होता है, तो 0.4 मोल से कितना खर्च हो गया? 0.4 मोल ये भी तो खर्च हुआ है, तो फिर कितना बचा? 0.2 मोल। 0.2 मोल HCl बचा हुआ है, और ये KCl ताजा कितना बना हुआ है? जरा देखो, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर 1 मोल से 1 मोल, तो 0.4 मोल से 0.4 मोल। वाटर का कोई रोल नहीं है यहां पर। अब बताओ, KOH सॉल्यूशन में है ही नहीं, एक तो HCl बचा हुआ है 0.2 मोल और एक KCl बचा हुआ है 0.4 मोल। तो बताओ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन फाइनली। बताओ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। बताओ H प्लस कहां से आएगा? HCl से, हाँ आएगा ना, 0.2 मोल है। 1 मोल HCl में 1 मोल H प्लस छुपा हुआ है, तो 0.2 मोल इंटू 1 प्लस, और कहीं से आ रहा है? नहीं, KOH तो बचा ही नहीं, KCl में है ही नहीं, वाटर से आता हुआ नहीं मानेंगे। दैट्स इट, अपॉन टोटल वॉल्यूम। अरे कंसंट्रेशन क्या होती है भैया? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मोल्स ऑफ H प्लस 0.2 इंटू 1 अपॉन टोटल वॉल्यूम, कितना? 1 लीटर में 2 लीटर मिलाया था, टोटल 3 लीटर। तो आंसर कितना हो गया? बस सॉल्व करोगे तो 1/15 है। दैट्स इट, यही आंसर है, 1/15 है। अच्छा, और क्लोराइड आयन भी ढूंढो। क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई फाइनली? कहां से आएगा क्लोराइड आयन? HCl बच गया, वहां से आएगा, और KCl ताजा बना है, वहां से भी आएगा। और HCl से कितना आया? 0.2 मोल इंटू 1 प्लस KCl से भी आएगा कितना? 0.4 मोल इंटू 1। जैसा सिखा रहे हैं वैसे ही सॉल्व करो। अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 3 लीटर, तो कितना हो गया? 0.4 और 0.6 अपॉन 3, 0.2 m इज द आंसर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। 4 और 2 6, 3 2 0.2 m। सो लाइक दैट यू कैलकुलेट द वैल्यू। अच्छा, और कौन बचा?
H+ ले लिया, क्लोराइड आयन दोनों सोर्सेस से आ रहा था वो भी ले लिया, नहीं ये तो खत्म हो गया, K+ और बचा है, तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ K+ फाइनली, कहां से आएगा K+ केवल KCl से, कितना 0.4 मोल इंटू 1 क्यों किया है, 1 मोल KCl में 1 मोल K+ है, अपॉन टोटल वॉल्यूम तो 3 लीटर हो चुका है, तो 4/30 2/15 है। दैट्स इट, यही आपके आंसर्स हैं। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। तो ये तरीका है कि जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स करो, पहले तो चेक करो कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही, और रिएक्शन हो रही है तो पहले रिएक्शन कराओ, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो, फिर देखो कौन बचा कौन बना ताजा, उसके बेसिस पर यू हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन। फर्स्ट पार्ट इसी के बेसिस पर था। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सॉल्व करने से पहले ये लिख लो आप, फिर मैं इसको हटा देता हूं। सेकेंड पार्ट ही सॉल्व कर देते हैं ऊपर। तो बी पार्ट को जरा देखना। बी में H2SO4 एक एसिड है, HCl एसिड है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। एसिड में एसिड मिलाओ, नो रिएक्शन, बेस में बेस मिलाओ, नो रिएक्शन। रिएक्शन कब होगी, जब एसिड में बेस मिक्स करो। तो यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो नई रिएक्शन है, तो बस डायरेक्टली सॉल्व करो। H+ कंसंट्रेशन फाइनली कहाँ से आएगा, H2SO4 से भी आएगा और HCl से भी आएगा, दोनों ही तो एसिड हैं। तो कितना, H2SO4 के मोल्स कितने, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी कितनी, मिलीमोल्स ही ले लो, चलो मोल्स मतलब मिलीमोल्स लो। ऊपर मोल्स ले रहे हो तो नीचे वॉल्यूम लीटर में, ऊपर मिलीमोल्स ले रहे हो तो नीचे वॉल्यूम ml में ले सकते हो, कोई अंतर नहीं है। तो मोलारिटी 0.2 इंटू वॉल्यूम 100, किसके मिलीमोल, H2SO4 के, और एक H2SO4 में कितना छुपा बैठा है H+, दुगना 2 प्लस, इधर आओ, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.05 इंटू 400 इंटू एक में से एक HCl में से एक H+ है, आ गए टोटल मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इन ml। ml में वॉल्यूम 100 प्लस 400 500, so 500 ml, and once you solve it you get your answer. How? Let us see. कितना हो गया, 20 40 प्लस यहाँ हो गया मान लो 2 0 से 5 20 20 अपॉन 500, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 6/50 12.12 m। दैट्स इट, ये आंसर है। सो दिस इज द आंसर फॉर H+। अभी और कौन, सल्फेट आयन। बताओ सल्फेट आयन केवल कहां से आएगा, भाई HCl में तो है नहीं सल्फेट आयन। आम के पेड़ पे अमरूद नहीं होते, आम के पेड़ पे तो आम ही उगेंगे ना, तो यहाँ पे तो HCl से H+ आएगा और Cl- आएगा, तो H2SO4 केवल यहीं से आएगा। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 0.2 इंटू वॉल्यूम 100, और सल्फेट आयन एक में एक इंटू 1 अपॉन टोटल वॉल्यूम 500। ये 2 0 से 2 0 चला गया, तो कितना हो गया, 5 से और डिवाइड कर दो, 0.04 m। ये आंसर है, ये भी आंसर, ये भी आंसर। अभी कौन, H+ आ गया, सल्फेट आयन आ गया, और कौन, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन कहां से आएगा, सेकेंड वाले सॉल्यूशन से, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 400 और एक में से एक अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना 500। तो यहां से 2 0 से 2 0, तो 4 20.2 अपॉन 5, तो 5 4 20.04 है। दैट्स इट, यही आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन, यही आंसर है। तो ये था क्वेश्चन ऑफ मिक्सिंग। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करने में, एक में केमिकल रिएक्शन हो रही थी, दूसरे में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। मोर प्रैक्टिस वी विल डू, पहले आप नोट कर लो। कर देते हैं इसको क्लीन।
गाइज लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। मान लो आपके क्वेश्चन फिर वापस से सॉल्व करते हैं। मान लो फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन फाइनल सॉल्यूशन। वापस से क्वेश्चन ए, 200 ml 0.1 m पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन प्लस 100 ml 0.2 m मान लो सिल्वर नाइट्रेट ले लो इसको AgNO3 और यहां पर मान लो पोटेशियम क्लोराइड एक्वस। एक क्वेश्चन ये, इसी का बी पार्ट मान लो ऐसे पूछ लें, 100 ml 0.5 m AlCl3 एक्वस। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कंप्लीट आयोनाइजेशन मानना होता है, प्लस 400 ml वाटर। मान लो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है तो करो सॉल्व क्वेश्चन को। पहला पार्ट, पहले पार्ट में एक AgNO3 मिला रहे हैं और KCl मिला रहे हैं। मैंने कहा था जब दो सॉल्यूशन मिलाते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए, कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही। और यस, रिएक्शन हो रही है। कौन सी? प्रेसिपिटेशन। किस चीज का प्रेसिपिटेशन? आप ही बताओ, बोलो किसका प्रेसिपिटेशन? AgCl का व्हाइट PPT बनेगा। तो रिएक्शन हो रही है AgNO3 एक्वस प्लस KCl एक्वस और ये बना दिया AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये PPT है, यहां एक्वस नहीं लिख रहे हैं हम, ये सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है। अब AgNO3 के मोल्स या मिलीमोल्स कितने हैं? देखो यहां पर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो कितने? 0.1 इंटू 200 20 मिलीमोल। इधर आओ KCl पर 100 इंटू 0.2 तो कितना हो गया? 20 मिलीमोल। दोनों स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं, पूरे पूरे खर्च हो गए। और AgCl कितना प्राप्त हुआ? 20 मिलीमोल। और पोटेशियम, अच्छा वो तो नीचे बैठ गया तली में, सॉल्यूशन में तो केवल पोटेशियम नाइट्रेट है इन द फॉर्म ऑफ K प्लस एंड NO3 माइनस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये भी कितना मिला? 20 मिलीमोल। बस अब सॉल्व कर दो तो K प्लस कंसेंट्रेशन एंड नाइट्रेट आयन कंसेंट्रेशन बोथ विल बी इक्वल टू व्हाट? मिलीमोल्स 20 इंटू 1 क्यों? एक में एक अपॉन टोटल वॉल्यूम। गिन लो टोटल वॉल्यूम, 200 प्लस 100 300 300। एक जीरो से ये जीरो गया, 1/15 m। दैट इज इट, दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया। ऐसे पढ़ना नहीं है, आपको लिख के खुद भी सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और डीपीपी शीट के क्वेश्चंस प्रॉपरली आप सॉल्व कर पाओगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। रिएक्शंस का ध्यान रखना है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेसिपिटेशन हो गया, PPT बन गया, AgCl PPT है? आपको अगर याद हो तो मोल कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया भी था, जब मिक्सचर की प्रॉब्लम से स्टार्ट होने से पहले या जस्ट उसके बाद में, कि सम ऑफ द सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और उसमें कुछ एग्जाम्पल लिखवाए थे, AgCl, AgBr, AgI, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एटसेट्रा। याद पड़ा? तो मैं बता चुका हूँ, इतना ही काफ़ी है अभी मोल कॉन्सेप्ट के लिए। बाकी तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे। अभी शुरुआत है तो अभी तो जैसे सिखा रहे हैं आप सीखते जाइए, टेंशन कुछ ना लो। ये तो ए पार्ट था। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट। व्हाट इज बी पार्ट? एल्यूमिनियम क्लोराइड में वाटर मिला रहे हैं, रिएक्शन तो कोई है नहीं, बस वॉल्यूम बढ़ के 500 ml हो गया। तो बताओ Al3 प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई फाइनली? मिलीमोल्स कितने? 100 इंटू 0.5, तो 0.5 इंटू 100 और एक में से एक अपॉन टोटल वॉल्यूम 500। तो 100 से ये 5 बार कैंसिल, 0.1 m। ये आंसर हुआ। जरा क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन भी देखो। व्हाट इज क्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन? यहीं से आएगा। कितना? एक में से 3। पहले तो मिलीमोल्स निकालो, 0.5 इंटू 100 इंटू एक में से 3 डिवाइडेड बाई 500, टोटल वॉल्यूम 2 जीरो से ये 2 जीरो, 0.3 m। दैट्स इट, ये आंसर है।
So this is the answer for the second part or B part of the question. नोट कर लें। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। ये बहुत बेसिक सवाल हैं, हालांकि बेसिक्स अच्छे से समझ में आते हैं तो फिर हर क्वेश्चंस आप कैपेबल हो सॉल्व करने के लिए। तो एक बार इसे नोट कर लो, फिर इसको हटाते हैं यहाँ से। वेल अब आप सॉल्व करो। मान लो ये क्वेश्चन ले लिया आपने। हाँ, मान लो ऐसे बोल दिया 200 ml, मान लो 63% W/W HNO3 एक्वस, जिसकी डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml। इस सॉल्यूशन में हमने मिला लिया 300 ml 0.1 m HNO3 एक्वस। फाइनल सॉल्यूशन आ गया। फाइंड मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन फाइनल सॉल्यूशन। हालांकि कोई मुश्किल सवाल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। डेफिनेशंस का केयरफुली ध्यान रखना है तो यू विल अंडरस्टैंड। करो अटेम्प्ट क्वेश्चन को। टू 200 ml 63% W/W HNO3 डेंसिटी दी हुई है, प्लस 300 ml 0.1 m HNO3। फाइनल सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ। बताओ मोलैरिटी ऑफ HNO3 क्या होगी। करो सॉल्व क्वेश्चन, जरा देख लो इधर, एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो मोलैरिटी ऑफ HNO3 की मोलैरिटी मतलब कंसेंट्रेशन है, मोल पर लीटर में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, इज इक्वल टू फाइनली, एफ मतलब फाइनली, इज इक्वल टू, देखियो इधर जरा, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। 200 ml लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो। 200 ml 200 ml कौन, HNO3 वाला सॉल्यूशन, इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है, मास। बताओ किसका मास है ये, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बोलो किसका मास है ये, HNO3 का मास नहीं, ये सॉल्यूशन का मास है। अरे ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना, और ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है, तो ये पूरे सॉल्यूशन का मास आया। और सॉल्यूशन में तो दो कंपोनेंट हैं, पानी भी है और HNO3 भी है। ना समझ में आ रही, 200 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, डेंसिटी सॉल्यूशन की, तो मास भी तो सॉल्यूशन का आ गया। और सॉल्यूशन के तो दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट HNO3 है और HNO3 कितने परसेंट है, 63% W/W। टोटल सॉल्यूशन के मास का 63%, 63%, तो 63% का मतलब 0.63 और 63/100, ये आया मास किसका, HNO3 का। आ गया मास HNO3 का, अब डिवाइडेड बाय 63, इसका मोलर मास। आ गए मोल्स, ये है मोल्स ऑफ HNO3 इन द फर्स्ट सॉल्यूशन, प्लस जरा इस पे आ जाओ, यहां से मोल्स निकालो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो 0.1 इंटू 0.3 लीटर में लेना है ना, ये मोल्स और आ गए, अपॉन ये टोटल मोल्स हैं, अपॉन टोटल वॉल्यूम 200 ml प्लस 300 ml व्हाट 500 ml, 500 ml मीन्स 0.5 लीटर। तो ये तो हो गए मोल्स टोटल और ये 0.5 लीटर। बस यही क्वेश्चन है, यही था, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो कितना, ये कैंसिल आउट हो गया, 0.01, 2 जीरो हटा लो, 12 दूनी 24, 2.4 प्लस 0.03 अपॉन 0.5,
तो कितना हो गया 2.43 अपॉन हाफ ले लो इसको, तो कितना 4.86 मोलर। कैलकुलेशन चेक कर लेना, इज द आंसर। कैलकुलेशन एक बार खुद चेक कर लेना, कोई गड़बड़ी भी हो तो अपने आप सही करके लिख लेना बस। कॉन्सेप्ट ये है क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। और भी लेंगे क्वेश्चंस, तो विल टेक मोर क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट करते हो। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लो, आप इसे नोट कर लो पहले। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो कि सिमिलर क्वेश्चन ही ले रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। 1 लीटर 40% W बाई W NaOH डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml प्लस 500 ml 20% W by V NaOH प्लस मान लो 1 लीटर वाटर मिला दिया। फाइंड concentration of each ion in final solution। बताओ concentration of each ion in the final solution that you have to tell। करो अटेम्प्ट क्वेश्चन को, मुश्किल ना है सवाल, सिंपल ही है, और जो डेटा दिए हैं दे आर सफिशिएंट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन बतानी है। तो एक काम करो, NaOH की मोलरिटी निकाल दो फाइनल, तो Na प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन तो सेम ही हो जाएंगी। फिर तो रिएक्शन कोई है नहीं, ये भी NaOH है वो भी NaOH है, रिएक्शन किस बात की, कोई रिएक्शन नहीं। तो जरा देखो NaOH की फाइनल कंसंट्रेशन, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या 1 लीटर 1000 ml इंटू डेंसिटी 1.1, किसका मास, NaOH का? नहीं भैया, NaOH का नहीं, ये पूरे सॉल्यूशन का मास है। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी, पूरे सॉल्यूशन का मास, उसमें 40% है NaOH, तो 0.4, 40% NaOH है, तो NaOH का मास फाइंड आउट करना है तो 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो। और यदि क्वेश्चन पूछता कि बताइए इसमें पानी कितना है, पहले वाले में वाटर का मास, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.6 से। अरे 40% अगर NaOH है तो बाकी 60% कौन होगा, वाटर ही तो होगा ना। सो दिस इज द मास ऑफ NaOH अपॉन 40 is the molar mass, moles of NaOH plus 500 ml, ये वॉल्यूम है और ये W बाई V है, मतलब 100 ml में 20 ग्राम, तो 500 ml में कितना, तो इंटू 20/100 0.2, ये मास हुआ NaOH का, अपॉन 40 क्या बन गए, मोल्स, अपॉन टोटल वॉल्यूम हो गया 1 लीटर प्लस आधा लीटर प्लस 1 लीटर 2.5 लीटर, ये मोल्स बन चुके हैं। जरा सॉल्व करियो तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो गया, 10 11 प्लस यही हुआ ना, हाँ एक ये 1000 तो ये 400 40 10 11 मोल्स प्लस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, और ये 20 100 4 2.5 मोल अपॉन 2.5,
तो 13.5 अपॉन 2.5 सॉल्व कर लेना, मोलर, यही आंसर होगा। कैलकुलेशन कर लेना, कितना 5 दूनी 10 100 बटा 40, हाँ तो 2.5 और जुड़ गया 11 तो 13, 13.5 अपॉन 5 मोलर। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस एंड OH माइनस बोथ विल बी इक्वल। NaOH 1:1 स्टाइक्योमेट्री है एंड दैट शुड बी इक्वल टू कितना हो गया 135 अपॉन 25, 5 दूनी 10, 35 27 बटा 5, तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 5 2 0 5 चौक 20 मोलर। बस यही आंसर है। कैलकुलेशन एक बार खुद चेक कर लें। सो लाइक दैट क्वेश्चंस विल बी देयर, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। नोट कर लो, एक आध क्वेश्चन और भी लेते हैं। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सभी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या है, मान लो मैं क्वेश्चन ऐसे बताता हूं कि W ग्राम ऑफ CuSO4.5H2O जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 250, मॉलिक्यूलर वेट 250 दिया हुआ है, इज डिसॉल्व्ड इन W dash gram of H2O liquid to form solution of density मान लो D ग्राम पर ml, सब वेरिएबल्स के टर्म्स में ले लिए हमने। W ग्राम, क्वेश्चन में ये वैल्यू दी भी होंगी, 5 ग्राम ये मिलाया 100 ग्राम पानी में, डेंसिटी 1.1 या 1.2 जो भी दी हुई होगी, क्वेश्चन तो ऐसा आएगा। मैं तो इनके टर्म्स में ले लेता हूँ जनरल कि W ग्राम कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O मोलर मास दिया हुआ है, डिसॉल्व कर दिया इनटू W डैश ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी D ग्राम पर ml। फाइंड फर्स्ट मोलैरिटी ऑफ copper 2 plus ion, molality of copper 2 plus ion। करो सॉल्व। देखो क्वेश्चन, अ वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुश्किल ना है, मुश्किल तो कुछ होता ही ना, मुश्किल शब्द तो आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। देखो क्वेश्चन को, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट जरा देखियो, मोलैरिटी ऑफ कॉपर 2 प्लस। अच्छा, 1 मोल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O में 1 मोल कॉपर 2 प्लस है, तो कॉपर 2 प्लस की मोलैरिटी, पहले मोलैरिटी फाइंड आउट कर लें ऑफ कॉपर 2 प्लस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस। तो जितने मोल्स कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O के हैं उतने ही मोल्स कॉपर 2 प्लस के भी होंगे, क्योंकि 1 मोल में 1 मोल कॉपर 2 प्लस छुपा हुआ है। पानी में डुबोगे तो टूट के आयनों में कन्वर्ट होगा। कौन से आयनों में, कॉपर 2 प्लस एंड सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। तो क्या W ग्राम अपॉन 250 मोलर मास से डिवाइड कर दिया, ये किसके मोल्स, CuSO4.5H2O इंटू 1। क्यों, अब आ गए कॉपर 2 प्लस के मोल्स, तो ये आ गए मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस अपॉन क्या चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम तो पता नहीं, मास पता है, मास W ग्राम ये लिया, W डैश वाटर में ऐड कर दिया तो टोटल मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी D दी हुई है, ये ml में आया, 1000 से डिवाइड करना भूलना मत, अब आया लीटर में। बस यही आंसर है। सॉल्व करोगे तो 1000 से ऊपर गया तो ये W अपॉन 250 W प्लस W डैश इंटू 1000 जब ऊपर गया और डेंसिटी, तो ये 4 बार कैंसिल आउट हो गया, यही हुआ ना, हाँ बिल्कुल।
तो आंसर आ गया 4WD अपॉन W प्लस W डैश मोलर। आ गया आंसर। पहला पार्ट एकदम आसान था, कोई विशेष बात नहीं थी। कमिंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में खास बात है, इस बार न्यूमरेटर में तो मोल्स ही आएंगे मगर डिनोमिनेटर में क्या आना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वाटर का मास लेना है तो लिखो मोलैलिटी ऑफ कॉपर 2 प्लस एंड दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, मोल्स तो वही है W अपॉन 250 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट का है ये रहा, कितना W डैश, नहीं भूलना नहीं है W डैश। वाटर तो था ही, कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो इस कंपाउंड में भी था, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, नीले रंग का कंपाउंड होता है ये CuSO4.5H2O। यहां से भी तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आएगा, कितना आएगा जरा निकालो तो सही। W ग्राम अपॉन 250, ये किसके मोल है बोलो, CuSO4.5H2O के, इंटू 5 कर दिया तो बोलो किसके मोल हो गए, H2O के, और उसमें 1800 और मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो किसका मास और आ गया, H2O का मास जो छुपा बैठा था इसमें। CuSO4.5H2O में जो H2O छुपा बैठा था ये उसका मास है, प्लस W डैश जो था आ गया टोटल मास। किलो में कन्वर्ट करना मत भूलना, 1000 से डिवाइड जरूर करना। तो ये 250 से ये 1000, 4 बार 4W अपॉन, इस बार डेंसिटी की ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, मास ऑफ द सॉल्वेंट यू आर एबल टू कैलकुलेट। तो 4W अपॉन कितना W डैश प्लस 18 पंजे 90, 90 में से 9/25 आ गया तो 9W अपॉन 25, दैट्स इट मोलल। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। तो 4W अपॉन ये मास केजी में था तो ये कितना हो गया, W डैश प्लस 90, एक 0 से 0 गया तो 9/25, 9W/25, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ये आंसर है, ये आंसर था, ये था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हमने आज कंक्लूड किया। हमने बात कर दी मोलैरिटी की, मोल फ्रैक्शंस की, परसेंटेजेस की, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस की, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस की, वाइड वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड। अब आप डीपीपी शीट में हम होमवर्क देंगे आपको, तो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो ये था कॉन्सेप्ट, आज बस यहीं स्टॉप करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा सा लैगिंग हैं, बट कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तो आराम से ही अच्छे से समझ में आए चीज़ें। सिलेबस को जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा क्लासेस संडेज को हम प्लान कर लेंगे। बट अब इस चैप्टर में हमें बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ना है, तो अनदर 1.5 लेक्चर वुड बी नीडेड फॉर दिस। एक लेक्चर में हो जाता है वो। दैट्स इट फॉर नाउ।